प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अमराराम, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास सब्जेक्ट से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर से मैं वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष में आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उस विषय में होम रूल आंदोलन, या उसका दूसरा नाम है स्वशासन आंदोलन। होम रूल आंदोलन उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और होम रूल आंदोलन की असफलता के कारण इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी विषय को पढ़ने और समझने के साथ साथ उस विषय को जो हमने समझा है या इसका अधिगम जो हमने किया है उसको हम अच्छे से आंसर के रूप में फ्रेमिंग कर सके, आंसर में लिख सके, उत्तर में अच्छी तरह से उसको उल्लेखित कर सके। इसके लिए भी हमें एक अलग तरह से तकनीक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये प्रश्न ही है हमारा कि होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उनके उद्देश्य लिखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान लिखिए और असफलता के कारण लिखिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न के कि क्या है होम रूल लीग आंदोलन। हम ये देख रहे हैं, हम केवल उत्तर का प्रश्न का उत्तर के रूप में फ्रेमिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। जैसे होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916-18, यानी होम रूल लीग आंदोलन कब से हुआ शुरू? 1916 से और 1918 तक चला। का नेतृत्व महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बराड़ क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, और शेष भारत में, यानी इन क्षेत्रों को छोड़कर जिसमें मुंबई भी साथ में है, शेष भारत के साथ में एनी बेसेंट द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। ये आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। यानी ये जो आंदोलन भारत में चलाया गया होम रूल आंदोलन, ऐसा ही आंदोलन आयरलैंड में ब्रिटिश जो उपनिवेश था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था कि हमें स्वशासन दो। उसी तरह का आंदोलन, आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर ही भारत में भी होम रूल आंदोलन चलाया गया। किसने चलाया? दो नेता हैं, एक तो है बाल गंगाधर तिलक, दूसरे हैं एनी बेसेंट। इन्होंने अपनी अपनी प्रभाव क्षेत्र में होम रूल लीग बनाई। पहले लीग बनाई बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में, उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा भी इसी तरह की लीग बना के भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। सबसे पहले फिर आता है प्रश्न कि होम रूल आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, कौन से उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य, एनी बेसेंट ने मांग की कि युद्ध के पश्चात, युद्ध के यानी जो प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है, युद्ध के पश्चात भारत को अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वशासन प्रदान किया जाए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों के समान स्वशासन प्रदान किया जाना चाहिए। पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज के साथ साथ भाषाई राज्यों का गठन व मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की मांग भी की गई। यानी स्वराज भी मिलना चाहिए, स्वशासन मिलना चाहिए, साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह का उद्देश्य और भी था। तीसरा उद्देश्य जो तिलक ने कहा कि सरकार को अपदस्थ नहीं करना चाहते। यानी ब्रिटेन की जो सरकार है भारत में, यानी भारत जो उपनिवेश है ब्रिटिश सरकार का, हम ब्रिटिश सरकार को हटा नहीं रहे हैं, बल्कि हम अहिंसक तरीके से प्रशासन में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं।
यानी हम बिना सरकार को अपदस्थ किए अहिंसक तरीके से प्रशासन में सुधार करने का मांग करते हैं। चौथा उद्देश्य, तिलक और एनी बेसेंट दोनों राजनीतिक शिक्षा व राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, यानी भारत के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना चाहते थे और राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते थे। ये थे उद्देश्य, यानी हमें स्वराज दिया जाए। दूसरा, कैसा स्वराज? ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह ही स्वशासन दिया जाए। दूसरा क्या था? भाषाई प्रांतों का गठन किया जाए और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरा था प्रशासन में सुधार किया जाए और चौथा था लोगों को राष्ट्रीयवादी राजनीतिक शिक्षा देना या राजनीतिक शिक्षा देना। फिर आता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य तो हो गए। अगला आता है योगदान। इन्होंने जो आंदोलन चलाया होम रूल लीग आंदोलन, उसका क्या योगदान है तो देखते हैं। इस आंदोलन ने 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन, यानी कांग्रेस का सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी। एक धड़ा था जो जिनका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी या नरमपंथी नेता कर रहे थे। दूसरे धड़ा जिनका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इस तरह के जो नेता, जो उग्र अपेक्षाकृत उग्र पंथी नेता थे, वो कर रहे थे। तो जब 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अत्यधिक सरकारी दमन हुआ। 1905 और 1906-07 में बंग आंदोलन हुआ था, बंग विरोधी आंदोलन हुआ था। उस दौरान भी सरकार द्वारा अत्यधिक दमन किया गया। आदि कारणों से स्वतंत्रता संघर्ष में उत्पन्न शून्यता को समाप्त करने का प्रयास किया। यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया, सरकारी दमन बहुत अत्यधिक बढ़ गया। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता संघर्ष में एक तरह से ठहराव आ गया, आंदोलन किसी प्रकार का चल नहीं रहा था, शून्यता उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में होम रूल लीग आंदोलन ने जो राजनीतिक शून्यता थी वह उसको दूर करने का प्रयास किया आंदोलन के रूप में। दूसरा था इसने शहर गांवों के मध्य संगठनात्मक संबंध स्थापित किए, जो बाद के वर्षों में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यानी इन दोनों आंदोलनों ने, तिलक की लीग और एनी बेसेंट के लीग द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने जो शहर और गांव के मध्य जो संगठनात्मक संबंध स्थापित किया, संगठन को मजबूत किया कांग्रेस का, उससे क्या हुआ कि बाद वाले वर्षों में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। फिर आता है इन लीग का योगदान में, इसने स्वशासन के विचार को लोकप्रिय बनाकर व्यापक राष्ट्रवादी समर्थक माहौल तैयार किया। यानी अब अंग्रेज़ों से ये मांग की गई थी लीग के नेताओं द्वारा कि हमें स्वशासन दिया जाना चाहिए। यद्यपि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वशासन की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग को जोर शोर से पूरे देश भर में लीग के नेताओं द्वारा उठाया गया। अब लोगों में ये व्यापक रूप से बात फैलाई गई, माहौल तैयार किया गया कि हमारी मांग क्या है, स्वशासन की है। तो इस तरह का योगदान था। अगला था योगदान, तिलक और बेसेंट दोनों ने गर्मपंथियों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक और बेसेंट का प्रमुख योगदान यही था कि जो गर्मपंथी जिनको कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने से बाहर निकाल दिया था नरमपंथियों द्वारा, अब पुनः गर्मपंथियों को वापस कांग्रेस में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता 1916 पर हस्ताक्षर करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कांग्रेस के साथ और अधिक मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञातव्य है कि लखनऊ समझौते के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। और योगदान, गांधी जी द्वारा मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देश भर में जो सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुई थी,
करने में गांधी जी को जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, उसमें होम रूल लीग द्वारा निर्मित ढांचे या कैडर का भी उपयोग किया गया था। एक तरह से गांधी जी को बना बनाया एक तरह से ढांचा मिल गया था नेताओं के रूप में या संगठन के रूप में, जिस पर आधारित होकर गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाना शुरू किया था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन से पहले अन्य बड़े नेताओं द्वारा भी कुछ आंदोलन चलाए गए, जिनमें होम रूल लीग आंदोलन भी महत्वपूर्ण था। अब क्या हुआ, आपको होम रूल लीग आंदोलन में जानने से पहले कुछ और जान लेना चाहिए कि तिलक द्वारा स्थापित लीग या होम रूल आंदोलन और एनी बेसेंट आंदोलन दोनों में कुछ थोड़ा अंतर है। जैसे तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग या आंदोलन एक क्षेत्रीय स्वरूप का था, यानी महाराष्ट्र जिसमें बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत में था, इनका क्षेत्रीय स्वरूप था। जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन एक अखिल भारतीय था, यानी देश भर में इनका संगठन था, ढांचा था। एक चीज़ तो ये अंतर था। दूसरा ये अंतर था कि एनी बेसेंट की जो संगठन था लीग का, वो एक तरह से ढीला ढाला था, जिसका केंद्रीय नेतृत्व मद्रास की लीग द्वारा मद्रास में स्थापित इसका मुख्यालय था उसके द्वारा किया जाता था। जबकि तिलक द्वारा जो लीग स्थापित की गई होम रूल लीग, उसका जो संगठनात्मक ढांचा था बड़ा मजबूत था। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, भारत के सभी बड़े नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाकी क्षेत्रीय नेता जिसमें कर्नाटक के, मध्य प्रांत के और महाराष्ट्र के जो नेता वो तिलक की लीग से जुड़े हुए थे। अब अगला आता है होम रूल लीग आंदोलन, जो 1916 में शुरू हुआ, लेकिन 1919 तक आते आते एक तरह से मृत प्राय हो गया, समाप्त सा हो गया। उसके क्या कारण रहे? तो पहला कारण ये था कि जुलाई 1918 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार एजेंडे को प्रकाशित किया, जिस पर आधारित होकर 1919 का भारत शासन अधिनियम भी लागू किया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 लागू किया गया था, उससे पहले जुलाई 1918 में सरकार ने कहा कि हमारा ये एजेंडा है संवैधानिक सुधारों का। इससे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा भी की थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा, जो भारत सचिव थे 1917 में। इसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्नेह यानी धीरे धीरे स्वशासन देना चाहते हैं, यानी क्रमिक रूप से हम स्वशासन देना चाहते हैं, लेकिन कितना देंगे ये ब्रिटिश सरकार समय समय पर तय करेगी। उसी के तहत जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधार एजेंडे, जिसे मॉन्टफोर्ड सुधार एजेंडा भी कहते हैं, प्रकाशित किया गया, जिसने लीग में शामिल नरमपंथियों को संतुष्ट कर दिया। ये नरमपंथी भी थे लीग में और गर्मपंथी थे। तो नरमपंथी आश्वासित हो गए ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों से कि हाँ, ब्रिटिश सरकार कुछ दे रही हैं, यानी कुछ संवैधानिक सुधार कर रही हैं। इसके पश्चात वे किसी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना नहीं चाहते थे, यानी नरमपंथी से संतुष्ट हो गए कि ब्रिटिश सरकार भारत के हित के लिए कुछ कर रही हैं। दूसरा, एनी बेसेंट द्वारा, जो बड़ी नेता थी होम रूल लीग आंदोलन की, सुधारों के साथ निष्क्रिय आंदोलन के संदर्भ में ढुलमुल रवैया अपनाया गया। उन्होंने न तो इन्हें अस्वीकार किया, न ही इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया। यानी जो संवैधानिक सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा बताए गए थे कि हम ये करना चाह रहे हैं, घोषित किए गए थे, तो उसके बारे में एनी बेसेंट का जो रवैया था वह ढुलमुल का था। कभी कह रही थी अस्वीकार करेंगे, कभी कह रही थी अस्वीकार करेंगे। इस तरह से भी आंदोलन केंद्रीय नेतृत्व की दृष्टि से क्या हो गया, एक तरह से उनको साफ दृष्टि नजर नहीं आ रही थी कि वास्तव में करना क्या है। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक इसी समय मानहानि मुकदमे की पैरवी हेतु इंग्लैंड चले गए और इस आंदोलन की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान के महीनों में अनुपलब्ध रहे। यानी वो इंग्लैंड चले गए मानहानि के मुकदमे की पैरवी के लिए। तो एक ऐसे समय में आंदोलन की बागडोर की जरूरत थी, तो ऐसे स्थिति में तिलक यहाँ उपलब्ध नहीं थे भारत में। फिर अगला आता है
अशोक आंदोलन इसका होम रूल आंदोलन के मृतप्राय होने के कारण, जिसके परिणाम से आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था, जो गांधी तिलक यहाँ नहीं थे। तो अगला वर्ष 1917-18 के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके कारण आंदोलन में भी व्यवधान आया, क्योंकि जनता का ध्यान सांप्रदायिक दंगों की तरफ चला गया। अब इनके योगदान के रूप में हम प्रमुख क्या जान सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। हालांकि वर्ष 1919 में यह आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, स्वशासन आंदोलन मृतप्राय हो गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता संघर्ष को एक ऐसे समय में निरंतरता प्रदान की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में संगठन और दिशा का अभाव था। न तो कांग्रेस में संगठन था और न ही उसकी दिशा थी। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक शून्यता थी, उसको भरने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने एक ऐसे राष्ट्रवादी ढांचे का भी निर्माण किया, जिसका उपयोग गांधी जी द्वारा बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध संचालित किए जाने वाले निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन में किया। इसने एक ऐसी दिशा, दशा, संगठन कांग्रेस का बनाया, एक ऐसा जनता के मध्य, जो शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, उसके मध्य संपर्क स्थापित किया, जिसका आगे चलकर गांधी जी ने प्रयोग किया। तो ये था आज का होम रूल लीग आंदोलन। धन्यवाद।